आसपास के पड़ोसी एक घर के बाहर जमा हुए थे। वो घर अंदर से बंद था और घर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें से एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। सर, मेरा नाम चंदन है, मैं इंदिरा चौक गली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम में से कोई अंदर नहीं गया है, आप प्लीज एक बार आकर चेक कर लीजिए ना। ओके, हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। लालू पटेल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर राठौर ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्होंने घर की सारी चीजों को बिखरा हुआ पाया। कुछ चीजें तो टूटी हुई थीं। लालू पटेल जी, घर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर जी। लालू पटेल ने सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी वहां पंकज का फ्रेंड विजय और उसकी वाइफ आरती भी आ गई। आरती पंकज की मुंह बोली बहन थी। पुलिस को अपने भाई के घर में देख आरती बौखला गई। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी कि पंकज और स्मिता कहाँ हैं? कोई कुछ बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? और मेरा भाई और भाभी कहाँ हैं? पुलिस ने वहां देखा कि घर में एक बंद कमरा भी था जो अंदर से बंद था। पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। आरती भी अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन विजय ने उसे रोक लिया। अंदर पंकज कुर्सी पर बैठा था और बेड पर स्मिता की लाश पड़ी थी। पुलिस ने पंकज को पकड़ा और जेल ले जाने लगी। जेल में जाने के बाद पंकज एक ही बात बार बार बोलता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा अपनी स्मिता को, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मेरी स्मिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, मेरे पास है। पंकज के दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। केस की छानबीन चल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज के ऑफिस के लोगों से बात करनी शुरू की। पुलिस वालों ने वहां के सारे स्टाफ, पंकज के कॉलीग्स और मैनेजर के साथ बातचीत की। सभी ने यही कहा कि पंकज एक मेहनती आदमी था और वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था। पंकज के एक दोस्त ने बताया कि पंकज की अपने मैनेजर से लड़ाई हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेजेंटेशन को अपना बताकर उसे डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने की? यू ब्लडी चीट लायर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम प्रेजेंटेशन के लिए टाइम पर नहीं पहुंचे। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। पंकज ने मैनेजर को धमकी भी दी थी कि वो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में उसकी शिकायत कर देगा। अगर पंकज डायरेक्टर बोर्ड में शिकायत करता तो मैनेजर का पूरा फ्यूचर फिनिश हो जाता, उसकी जॉब भी चली जाती। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर के कैबिन में गए। क्या हुआ सर, आप यहाँ? हमारी तो बातचीत बाहर हुई थी ना। वो क्या है ना मैनेजर साहब, हम पुलिस वाले हैं, बाहर के साथ साथ अंदर का भी पता लगा लेते हैं। पसीना पोंछ लीजिए, अभी तो हमने सवाल करना शुरू भी नहीं किया। मैनेजर का पसीना छूटने लगा। सुना है कि आपके और पंकज के बीच झगड़ा हुआ था और पंकज ने आपको इनडायरेक्टली आपका करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जॉब और करियर बचाने के चक्कर में आपने ही पंकज की फैमिली को? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैनेजर ने बताया कि उसकी और पंकज की लड़ाई हुई थी प्रेजेंटेशन को लेकर और गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल भी दिया था। लेकिन झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि वो पंकज की फैमिली को हर्ट करे या उसकी बीवी की जान ले ले। सर, मेरी भी बीवी है, बच्चे हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा सर? मैंने पंकज की वाइफ को सच में नहीं मारा है सर। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर की बात पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। सर, इतनी छानबीन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। कहीं हम इस केस में रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? अगर रास्ता भटक गए हैं तो फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। कामिनी समझ गई कि उसे क्या करना है। वो हवलदार लालू पटेल के साथ पंकज के घर गई। पंकज का घर रेस्ट्रिक्टेड था। कामिनी ने वहां छानबीन की।
लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। ना ही दरवाजा तोड़ने की कोई निशानी थी और ना ही चोरी की कोई निशानी। मैडम जी, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। खूनी बहुत चालाक निकला, कोनो सबूत ही ना छोड़ा पीछे। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमारी नजर से छूट रहा है। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज से फिर से पूछताछ की, उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन पंकज आखिर तक यही कहता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पंकज ने स्मिता के साथ मनाली जाने का प्लान किया था। स्मिता के मर्डर के 2 हफ्ते बाद ही उनकी एनिवर्सरी थी और पंकज ने स्मिता को सरप्राइज देने के लिए ये प्लान बनाया था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि अगर पंकज को स्मिता को मारना ही था तो उसने मनाली की 2 टिकटें क्यों बुक कराई थी। इस बात ने केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सर, ये पंकज तो बहुत चालाक निकला। किसी को उस पर शक ना हो इसीलिए उसने पहले से ही स्मिता की मनाली की टिकट बुक कराई थी। कामिनी, हालात चाहे जो भी हो, हमें असली कातिल को पकड़ना है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पंकज के पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि स्मिता और पंकज दोनों ही अच्छे पति पत्नी थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली शर्मिला नाम की औरत के साथ कुछ हफ्ते पहले स्मिता का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी शर्मिला के घर गए। शर्मिला घर में अकेली रहती थी, उसका डिवोर्स हो चुका था। पूछताछ के बाद शर्मिला ने बताया कि उसकी और स्मिता की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शर्मिला उससे जलती थी कि पंकज उससे कितना प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे और शर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो स्मिता से जलती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे चिढ़ती थी, लेकिन वो इतनी भी नहीं जलती थी कि वो स्मिता का खून कर दे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से निकल आए। सर, मुझे तो शर्मिला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिला ने ही स्मिता का खून किया होगा। इंसान के अंदर की जलन उससे कुछ भी करवा सकती है। बात तो सही है कामिनी, लेकिन आज एक बात कंफर्म हो गई। वो क्या सर? इंस्पेक्टर राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस स्टेशन जाकर पंकज को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी पंकज के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। बाद में इंस्पेक्टर राठौर ने वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जो मर्डर की शुरुआत में लालू पटेल ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस विजय के घर पर गई और उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो आरती को अंदर जाने से रोक रहा था। तब, अंदर मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी स्मिता को, ऐसे मत जाओ अंदर, तुम नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा कि जब हमने कमरे में किसी को जाने ही नहीं दिया था तो तुम्हें कैसे पता कि अंदर कुछ ऐसा है स्मिता के ही बारे में जो आरती देख नहीं पाएगी? बताओ सच क्या है, क्यों मारा तुमने स्मिता को, बताओ, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। पुलिस के दबाव के बाद विजय ने बताया कि पंकज और वो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन पंकज का 2 बार प्रमोशन हुआ और बाद में जब विजय स्मिता को प्रपोज करने वाला था तो उससे पहले पंकज ने स्मिता को प्रपोज किया था और स्मिता ने हाँ कह दी थी। बस तभी विजय ने ठान लिया था कि वो पंकज से उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। मर्डर वाले दिन जब पंकज आरती से बात कर रहा था तब उसे पता चला कि स्मिता आज घर में अकेली है। इस मौके का फायदा उठाकर वो पंकज के घर गया। अरे विजय, आप? अरे मैं पंकज से मिलने आया था। लेकिन पंकज आज बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप अंदर आइए ना। विजय अंदर गया और उसने पीछे से स्मिता के सर पर जोर से डंडे से वार किया। अंदरूनी चोट की वजह से स्मिता की मौत हो गई। फिर उसने स्मिता की लाश को उठाया और अंदर कमरे में बेड पर रख दिया। फिर उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और चुपके से वहां से निकल गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर सारी चीजों को बिखरा पाया। अपनी जलन की वजह से तुमने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसकी सजा जिंदगी भर भुगतो।
इसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने विजय को जेल में बंद कर दिया। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो बस ऐसा ही है कामिनी। कामिनी ने प्रियंका को अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो किया वो गलत किया या सही किया ये हम तय करेंगे। वारदात की जगह रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। संजू सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने के लिए जाता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है। सोना, सोना बेटा, सुना बेटा, उठो बेटा, चलो रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की अपने हाथ में डॉल लेकर नीचे आई। पापा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने आपका और आपकी किटी का फेवरेट ऑमलेट बनाया है, वो भी चीज वाला। ओह, थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। ऐसा कहकर सोना ने अपने पापा को गले लगाया और बाद में दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर डॉक्टर संजू हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। सोनू बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाहर से डोर लॉक कर दूंगा। ओके ओके पापा। संजू घर लॉक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, बोलो समीर। डॉक्टर, क्या आप आज फ्री हैं? मुझे अपने बेटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समीर, पेशेंट्स के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहता, ये मेरा काम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में संजू हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रियंका संजू के हॉस्पिटल की नर्स थी। संजू के आने से पहले ही वो उसकी कैबिन ठीक करके रखती और सारे पेशेंट्स की फाइल्स मैनेज करके रखती। संजू कैबिन में आकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज किस किस की अपॉइंटमेंट है? प्रियंका ने अपॉइंटमेंट लिस्ट संजू को दे दी। संजू लिस्ट चेक कर ही रहा था कि बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आई। यस, कमिंग। समीर अंदर आया। सर प्लीज, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। संजू ने समीर के बेटे को अंदर बुलाया और उसे चेक किया। प्रियंका बंटी को बाहर ले आई। उसके बाद डॉक्टर संजू ने बताया कि बंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के लिए मिनिमम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। तुम सिर्फ 1.5 लाख का इंतजाम करो और मैं अपने कुछ चिल्ड्रन चैरिटी वाले दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे भी बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। समीर ने संजू को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। संजू ने भी अपने बाकी के पेशेंट्स को देखा और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे चॉकलेट दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। संजू सभी चैरिटी वाले से बात कर रहा था बंटी के ऑपरेशन की हेल्प के लिए। जब वो बात कर रहा था तब प्रियंका संजू को अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। संजू कॉल पे समीर से बात कर रहा था। हेलो समीर, क्या तुम अभी मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके सर, मैं अभी आता हूँ। समीर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। संजू ने समीर को बताया कि बंटी के ऑपरेशन के लिए चैरिटी से 1 लाख की मदद मिली है। ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और संजू को थैंक्स बोलने लगा। समीर अपने घर गया और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया। अगले दिन समीर बंटी को लेकर हॉस्पिटल गया। संजू ने उसे चेक किया। प्रियंका को बंटी को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा। प्रियंका उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद संजू बंटी के पास गया, लेकिन बंटी बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही संजू बंटी के पास गया, बंटी वहाँ से भाग गया और समीर के पास गया। वो घबराता हुआ समीर से बोला, पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है पापा, प्लीज
प्लीज चलो यहाँ से। बंटी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संजू और समीर हैरान रह गए। घर जाने के बाद समीर ने बंटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि उसे वहाँ नहीं जाना है। शाम को जब संजू वापस घर गया तो उसकी बेटी सोनू सो चुकी थी। संजू ने लाइट्स ऑफ की और वो भी सोने के लिए चला गया। सुबह सोनू संजू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगी। संजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ओके, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम वहां पर किसी से बात नहीं करोगी और ना ही किसी को उसके काम में डिस्टर्ब करोगी। ओके पापा। संजू अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गया। कैबिन में जाने के बाद सोनू साइड के सोफे पर आराम से बैठी थी। फिर वहां पर समीर आया। उसने बंटी के अजीब से बिहेवियर के बारे में संजू को बताया। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है शायद बंटी सर्जरी के नाम से डर गया होगा। मैं बात करता हूँ उससे। समीर और संजू ने बंटी को समझाया। तभी वहां पर सिस्टर प्रियंका आ गई। उसे देख बंटी फिर से डर गया। बंटी का ये बिहेवियर संजू और समीर को हैरान कर देने वाला था। शाम को संजू अपनी बेटी के साथ घर लौटा। 3 दिन बाद बंटी के सर्जरी की डेट थी। संजू बंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बंटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और बेड पर सुलाया गया। थोड़ी देर बाद जब संजू ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ बंटी नहीं था। समीर, संजू और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बंटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक स्टाफ ने बताया कि एक नर्स जिसने अपना मुंह ढका हुआ था, वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड पर गई है। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर सर, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज सहारा के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक नर्स मेरे बच्चे को भगा कर ले गई है। हम 5 मिनट में वहाँ आ रहे हैं। प्रियंका संजू को लेकर भाग ही रही थी कि सामने से कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ आ गए और उन्होंने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके पतिदेव को भी पुलिस स्टेशन में लाते हैं। क्या पता वो भी इस क्राइम में इनके साथ हों। ये बात सुनकर प्रियंका की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। मैंने बंटी को किडनैप जरूर किया था सर, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मतलब? इंस्पेक्टर राठौड़ संजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए। वाह, मानना पड़ेगा आपको डॉक्टर संजू। क्या मैनेजमेंट है आपकी। सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से संभाली कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को लोग देवता मानते हैं वो एक राक्षस भी हो सकता है। संजू एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया है सर? मैं तो बस अच्छे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना सर। प्रियंका ने बताया कि डॉक्टर संजू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन वो एक साइको भी है। वो अच्छा डॉक्टर बनने के चक्कर में खुद ही केमिकल की दवाई बनाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करते हैं। इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। प्रियंका के बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर संजू ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया और उसकी मौत हो गई। बंटी के साथ भी वो वही करने वाला था, इसीलिए वो बंटी को लेकर भाग गई थी। तुम अपने एक्सपेरिमेंट में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई बेचारी। डॉक्टर पागल की तरह बिहेव करते हुए। नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। जिंदा है मेरी बेटी। वो कहीं नहीं गई है मुझे छोड़कर। वो हमेशा मेरे पास ही रहती है। प्रियंका ने बताया था कि डॉक्टर संजू की एक बेटी भी थी जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी भी मौत हो गई, और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसके बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टर संजू को आईने के सामने बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस एक्सपेरिमेंट किया था प्रियंका के बेटे पर। अब वो मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप ही मर गया। कमजोर था बेचारा।
इंजेक्शन की पावर शायद सहन नहीं कर पाया। ये सारी बातें प्रियंका चुपके से सुन रही थी। वो तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास डॉक्टर संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके पास सबूत था, उन सारे बच्चों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर संजू ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डाला था। ये सारे रिपोर्ट संजू कहाँ छुपा कर रखता था, ये प्रियंका पहले नहीं जानती थी। लेकिन आज सर्जरी से पहले जब संजू हॉस्पिटल के एक कमरे में गया जहाँ किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, तब प्रियंका ने उसका पीछा किया और संजू वहाँ से लॉक लगाकर बाहर निकला तो प्रियंका ने उसे धक्का दिया और उसके जेब से कमरे की चाबी चुरा ली। प्रियंका ने चुपके से अंदर जाकर देखा तो सारी रिपोर्ट्स वहीं पर थी। तब उसका ध्यान उसकी घड़ी पर गई। बंटी की सर्जरी के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो बंटी को ऑपरेशन थिएटर से भगा कर ले गई ताकि वो सर्जरी को रोक सके। संजू की बेटी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थी। इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अगर संजू बाहर रहा तो और भी बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संजू का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। हमने ये केस आसानी से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाएंगे सर, जो इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। हम जनता के रक्षक हैं कामिनी। हम जुर्म को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जुर्म के कई चेहरे हैं, इसलिए आप सबसे विनती है कि हम तो हैं ही आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वाह सर, क्या बात कही है आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।